समझाने के लिए सिर्फ पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। हम अब तक पढ़ चुके हैं गैस्ट्रोलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रोलेशन, कैसे जो फीटस है मदर के यूट्रस में अटैच होता है। प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू होता है जो आधा माँ से बनता है और आधा फीटस से होता है। उसका पर्पस था न्यूट्रिशन देना, एंटीबॉडी सप्लाई करना, कनेक्शन मेंटेन करना, बेसिकली मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल बिटवीन द मदर एंड द फीटस। जब पार्टुरेशन बच्चे को जेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, फीटस का इजेक्शन होना, बाहर आना, इज नोन एज द पार्टुरेशन। तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, वो 280 दिन 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद लैक्टेशन क्या होती है। जब बच्चा दुनिया में आता है, माँ से अलग होता है, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मदर्स मिल्क, मदर्स फीड। वो अगर वर्स्ट केस में मदर को कुछ हो जाता है या वो बीमार है या किसी रीजन से अगर वो फीड नहीं करा सकती है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा जाता है। इवन यू वॉन्ट बिलीव कि लोग मदर मिल्क सप्लाई भी करते हैं। इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, अपने इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, साउथ में फिर भी है। फॉरेन कंट्रीज में तो इसके बैंक्स हैं। जैसे किसी की अगर किसी ये अलग अलग होती है फीमेल्स की लैक्टेशन, किसी किसी फीमेल की लैक्टेशन बहुत अच्छी होती है, मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होती है, किसी की काफी कम है। किसी का मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी की डिलीवरी हुई, लैक्टेशन अच्छी है बट उसका बेबी नहीं रहा, किसी और को जरूरत है, मीन्स ये सप्लाई करते हैं लोग, फ्रीज करके दूसरों को देते भी हैं। ठीक है, क्योंकि मदर मिल्क से अच्छा बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है उसका। तो लैक्टेशन क्या है, फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क इज नोन एज द लैक्टेशन। सिर्फ बच्चे को जन्म देने तक माँ का काम कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद लैक्टेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ, उसके ब्रेन की, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जो डिलीवरी के बाद पहला मिल्क निकलता है येलोइश कलर का, क्रीमिश कलर का, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है, आईजीजी। जितनी भी सिक्रीशंस है, टीयर्स हैं, सलाइवा है, मदर मिल्क है, सिक्रीट जो भी चीज होती है उनमें आईजी ए होती है। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या, आईजी ए। इजेक्शन अकर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड स्टार्ट्स इन द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब जेस्टेशन पीरियड पूरा होने लगता है, आखिरी टाइम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, माँ की जो मदर की जो ब्रेस्ट होती है उसमें मिल्क सिक्रीशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है मेमरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो लेकिन सिक्रीट कब होता है, बच्चे के जन्म लेने के 1 से 2 दिन बाद। वो भी मतलब अगर फर्स्ट डिलीवरी है किसी की तो उसमें लगभग 2 दिन का टाइम लगता है मिल्क के इजेक्शन होने में। और इसके कुछ फेजेस, इसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। हार्मोनल तो है ही है बेटा, कि हार्मोन रोल तो प्ले करते ही करते हैं, प्लस इसमें एक इमोशनल फैक्टर भी होता है। बच्चे को जब भूख लगती है वो रोता है तो अपने आप मदर के अंदर एक स्टिमुलेशन होती है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होने लगता है। और हार्मोनल फैक्टर और न्यूरो एंडोक्राइनल प्रोसेस तो है ही है। तो लैक्टेशन को 2 फेजेस में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज होता है मिल्क सिक्रीशन। सबसे पहले क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की एल्वेओलाई को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फिर जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, देखो शुरू में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है। क्यों, प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा था, पहले कॉर्पस ल्यूटियम फिर प्लेसेंटा, तो भाई प्रेगनेंसी में इसका जो लेवल है वो हाई था। बच्चे का जन्म हो गया, प्लेसेंटा लॉस हो गया, अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन जाता है वैसे ही प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होते ही वो एल्वियोलाई है जो मेमोरी ग्लैंड की, उनको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनको एक्टिवेट करता है। सब हार्मोन्स तो रोल प्ले करते ही करते हैं, समझ में आया। जब तक प्रेगनेंसी थी प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काफी हद तक मदद करता है। प्रेगनेंसी खत्म हो गई, चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके बाद डिलीवरी के बाद, पार्टिशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा। जैसे ही वो डाउन जाएगा एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगी। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगी। दिस मिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज द लैक्टोजेनेसिस। ये तो हो गया। फिर
बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक वो मेंटेन रहनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ द मिल्क। शुरू में क्या होता है, मिल्क की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, फ्लो कम होता है। कुछ इसमें कुदरती चीजें बहुत ज्यादा है लैक्टेशन के अंदर, जहां साइंस है उससे ज्यादा इसमें एक इमोशनल फैक्टर है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी भूख बढ़ती है, मदर की मिल्क सप्लाई अपने आप बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे जैसे चाइल्ड बच्चा जो है वो सक करता है वैसे वैसे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अपने आप इनहांस होती जाती है। तो मिल्क की जो प्रोडक्शन है दैट इज द लैक्टोजेनेसिस। और जो उसका कंटिन्यूस फ्लो होता है कि वो कंटिन्यूसली आते रहना चाहिए, प्रॉपर फ्लो मेंटेन होना चाहिए, उसको कहते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। हर फीमेल की मिल्क सप्लाई सेम नहीं होती, किसी की अच्छी है किसी की कम है ज्यादा है। हाँ, क्वालिटी सबकी मिल्क की एक जैसी है। एक माँ का दूध ही है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो सेम ही होता है। उसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन सब कुछ होता है जो एक बच्चे को ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ये सब कुछ जो है गैलेक्टोजेनेसिस में मदद करते हैं। फिर आता है दूसरा फेज, ये तो प्रोडक्शन थी। फिर मिल्क इजेक्शन, मिल्क का बाहर आना, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में थी बेटा, प्रोलैक्टिन की। इजेक्शन किसके कंट्रोल में, बाहर आना ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मेमरी ग्लैंड के मसल्स को कंट्रैक्शन करता है, जैसे ही वो कंट्रैक्शन होती है वो मिल्क जो है वो बाहर आने लगता है। प्लस जब बच्चा सक करता है तब वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और मिल्क जो है उसकी इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट जो मिल्क बाहर आता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। आईजीए होता है ये, आईजीए इसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही बच्चा मदर की जो ब्रेस्ट है उसको सक करता है उसकी ब्रेन में स्टिमुलस जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और वैसे वैसे मिल्क जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इमोशनल फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हॉर्मोन्स तो है ही है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, साथ साथ ये चीजें भी हैं, ठीक है। आफ्टर द कोलोस्ट्रम जो बाद में जो दूध आएगा वो क्या होगा, रेगुलर मिल्क, ठीक है। इसमें वाटर, मिनरल, प्रोटीन्स, शुगर्स, ऑयल सब कुछ होता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। ये तो था लैक्टेशन के बारे में। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओलिगोस्पर्मिया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है, आपने देखा 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं तब जाके कोई 150 एग तक पहुंचते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट ही कम है किसी का तो वो स्टेरिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है, ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं, ये मतलब जिसमें ना के बराबर स्पर्म हो, नेग्लिजिबल स्पर्म हो। क्रिप्टोरकाइडिज्म, मैंने बताया था 7th मंथ में टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं, अगर किसी वजह से नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं। इंग्यूनल हर्निया, हमने पढ़ा था इंग्यूनल कैनाल वो कैनाल होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से कनेक्ट करती है। कभी कभी इंटेस्टाइन की एक लूप इंग्यूनल कैनाल के अंदर आ जाती है। इस केस में ये इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है कि सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। हर्निया काफी पेनफुल होता है, पेट में दर्द होता है, पेट के नीचे नीचे दर्द होता है, लेकिन अगर इसको नहीं निकालेंगे जब तक तो स्पर्म का फ्लो रुक जाता है। अपन हमने पढ़ा ना, स्क्रोटम से वो वासा एफरेंस या वास डिफरेंस स्पर्म ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे आते हैं वो डक्ट के थ्रू, तो वो यहाँ पे अड़चन आ जाएगी। अदरवाइज वैसे इसका सोल्यूशन है इंग्यूनल हर्निया, ठीक है। गायनेक्टोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया का मतलब है जब कभी कभी मेल में चेस्ट का साइज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है, फीमेल लाइक कैरेक्टर आने लग जाता है, उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। हिस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस कई वजहों से निकालना पड़ जाता है, कई बार गॉल ब्लैडर में दिक्कत होती है तो यूट्रस निकालना पड़ता है, यूट्रस में बहुत बड़ा पथरी हो जाती है तो निकालना पड़ता है, कैंसर हो गया तो निकालना पड़ता है। जिस फीमेल का देखो, अगर फीमेल में ओवरी नहीं है, ओवरी काम नहीं करती, तो ऑप्शन है कंसीव करने का जो हम अगले चैप्टर में करेंगे। एग डोनर्स भी होते हैं, एग डोनेट किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास यूट्रस ही नहीं है वो कंसीव खुद से नहीं कर सकती, फिर उन्हें सरोगेसी की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। मेनोपोज, परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। मेनार्क, जो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, दिस इज द मेनार्क। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा इम्प्लांट कहाँ होता है, यूट्रस में। अगर किसी वजह से साइगोट फलोपियन ट्यूब में ही रुक जाए, वहीं पे ही इम्प्लांट हो जाए, यूट्रस में पहुंचा ही नहीं है, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये काफी डेंजरस होती है। इसमें कई बार फलोपियन ट्यूब काटनी भी पड़ जाती है।
टेराटोजेंस हम पढ़ चुके हैं, ऐसे वायरसेस, एड्स का वायरस, ऐसे सब्सटेंसेस लाइक हेरोइन, कोकेन, निकोटीन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक चले जाते हैं और फीटस को डिफेक्ट कॉज करते हैं, उन्हें कहते हैं टेराटोजेंस। टेराटोजेंस की स्टडी को कहते हैं टेराटोलॉजी। ट्विंस मैं बता चुकी हूँ, ट्विंस डिसऑर्डर में नहीं है, तो मैंने यहाँ 11 नंबर लिख के काट दिया, तो इसको डिसऑर्डर में नहीं मानना, ये अलग टॉपिक है। ट्विंस, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, तुमने सुना होगा जुड़वा बच्चे हूबहू सेम भी होते हैं, जुड़वा बच्चे अलग भी होते हैं, दो बॉयज दो गर्ल्स और एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकता है। तो ये क्या है मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि एक तुमने सुना है कभी कि दो बच्चे पैदा हुए और वापस में जुड़े हुए थे, उनके अंग जुड़े हुए थे, ये बड़ा कॉमन है, ठीक है। आजकल होता जा रहा है क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनो मतलब वन, जाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट। क्या हुआ, एक एग और एक स्पर्म का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, राइट। उसने अपनी स्टेज कंप्लीट की, मोरुला, और फाइनली वो क्या बन गया, ब्लास्टुला। जब ब्लास्टुला के बाहर जोना पेलुसिडा है और ये पेलुसिडा जब टूटती है, कई बार ब्लास्टुला दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट बहुत है ये कि अर्ली स्टेज है बेटा, ये काफी अर्ली स्टेज होती है, बहुत शुरू के दिन होते हैं। जब तक तो शायद किसी फीमेल को पता, अभी वो इम्प्लांट ही नहीं हुआ तो फीमेल को तो पता ही नहीं उसने कंसीव भी किया है कि नहीं किया, तो ये बहुत अर्ली स्टेज होती है। इस वक्त मैंने आपको एक चीज बताई थी, फेट ऑफ द सेल्स इज नॉट डिसाइडेड। फेट तो डिसाइड ही नहीं है भाई। अभी ब्लास्टोला में जितनी भी सेल है, 32-36 जो भी सेल्स हैं, वो हर सेल में कैपेबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। अगर ये तीन में डिवाइड भी हो गया ना तो तीन फीटस बन सकते हैं, तीन बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेट डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे जब जुड़वा बच्चे होंगे तो वो मोनोजाइगोटिक होंगे, स्पर्म पहले ही फ्यूज कर चुके हैं। अगर एक्स वाला किया है तो दोनों गर्ल्स होंगी, वाई वाला किया है तो दोनों बॉयज होंगे। एक गर्ल एक बॉय नहीं हो सकता क्योंकि एक ही स्पर्म में फ्यूज किया हुआ है। ये तो ये केस हो गया। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं टूटा लेकिन बाद में ब्रेक हुआ, ये मतलब काफी स्टेजेस तक जाइगोट चला गया था। अब क्या हुआ, जाइगोट में मान लो बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं। अब क्या है कि दिक्कत क्या है कि कुछ सेल्स तो ऐसी हैं, मान लो ये सेल्स ऐसी हैं जो अभी भी कोई भी पार्ट बना सकती हैं, बट कुछ सेल्स अभी ऐसी हैं जो सिर्फ कुछ स्पेशल अंग ही बना सकती हैं, कोई भी, लाइक हेड और ये सब। इसको ध्यान से समझो, अगर जाइगोट बहुत अर्ली स्टेज में टूटा, ठीक है, ब्लास्टुला जोना पेलुसिडा टूटी थी तब टूटा, तब तो सेल्स, सारी सेल के पास कैपेबिलिटी होती है पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की, काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा बेबी बनेगा, ठीक है। पर अगर वो लेटर स्टेज में टूटता है किसी भी वजह से, इन्वायरमेंटल कोई ऐसी मेडिसिन खा ली, ये देखो इसके कई रीजन है, अननोन भी है, अगर तब टूटा, अब क्या हुआ था कि वो काफी आगे पहुंच चुका है जाइगोट। अब कई सेल्स तो ऐसी हैं जिनके अभी भी फेट डिसाइडेड नहीं है, जो तो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगी। कुछ ऐसी है जिनका फेट डिसाइड हो चुका है, उसने हेड बनाना है, उसने लेग्स बनानी है, उसने आर्म्स बनानी है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, मान लो दो बेबीज बने, उनकी दो बॉडी अलग अलग बन गई पर उनका हेड एक बन गया, तो वो कहते हैं वो बच्चे किसी भी अंग से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे ट्विंस को कहा जाता है सियामीज ट्विंस, जाइमीज ट्विंस भी ट्विंस बोलते हैं। ये क्या है, ये वो बच्चे होते हैं जो किसी न किसी अंग से एक दूसरे से अटैच होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब जाइगोट लेटर स्टेज पे आके डिवाइड होता है, जब सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनका फेट डिसाइड हो चुका है, तो अब गड़बड़ हो जाती है कि दो अलग अलग बच्चे नहीं बनते, वो जुड़ जाते हैं आपस में। अब वो किस्मत है, अगर वो किसी ऐसे अंग से जुड़े हैं तो कई बार क्या है, 90% केसेस में सर्जरी से सक्सेसफुली उन्हें सेपरेट कर देते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विन, दो एग्स, दो स्पर्म्स, दो जाइगोट। तो अब ये भाई दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती है, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, ये अलग अलग है। तो ये पढ़ लीजिएगा अपने आप। एक एनिमेशन दिखाती हूँ जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। डोंट टेक दिस वीडियो अदरवाइज, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब तुम इतना कुछ पढ़ चुके हो, इतना कुछ समझ चुके हो, अगर आने वाले एक साल में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, लकीली हो जाए, तो तुम इस सब चीजों से अवेयर रहने चाहिए, तुम्हें तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें अब तक का सारा क्लियर हो जाता है कि कैसे एक मदर के यूट्रस में एक जो फीटस है वो ग्रो करता है, हाउ अ वंडर इज बॉर्न। इसको देखो ध्यान से।
especially women, possess various organs that are optimally suited for the creation of another human being. The ovary possesses about 500,000 eggs embedded in follicles. Several follicles, and therefore eggs, mature in each cycle. The dominant follicle grows to about 2 centimeters in the fimbriated end of the fallopian tube, which eventually catches the egg, moves to the site of ovulation. The egg consists of an outer layer called the corona radiata. Underneath is another protective layer, the zona pellucida. Both layers must be penetrated by the sperm cell in order to reach the cell nucleus that contains 23 different chromosomes. Each chromosome contains DNA. DNA is the blueprint for building our body cells. Eye color, body size, arrangement, and function of our organs. It's all in there. If 2 identical chromosomes occur in one cell, we can later speak of trisomy. The egg cell is transported inside the fallopian tube with the help of cilia and mucus produced by glands in the walls of the fallopian tube. Additional contractions of the muscle layers help to transport the ovum. At a speed of about 3 to 4 millimeters per minute, something else makes its way from the other side of the fallopian tube. Sperm cells, thousands of them, and barely visible. They all have only one goal: reaching the ovum. A sperm cell's nucleus contains the male's genetic information. Through messenger substances emitted by the egg cell, the remaining sperm cells find their way to the ovum. The goal of all sperm cells is to penetrate the 2 outer layers to reach the chromosomes. The sperm cell penetrates corona radiata and zona pellucida, resulting in the degradation of the acrosome cap. Upon entering the cytoplasm, fertilization occurs, resulting in activation. Activation causes, among other things, a structural change of the zona pellucida so that no further sperm can penetrate. In addition, activation causes the ovum to complete its second maturation division.
In this process, the sister chromatids are pulled into opposite poles, and a female pronucleus and a polar body are formed. The sperm's tail and head gradually degenerate into cytoplasm. The condensed sperm nucleus rapidly increases enormously in size, and the chromatin decondenses. Thus, a male pronucleus is formed with 23 unreplicated chromosomes that possess the genetic information of the father. As the two pronuclei approach, both double their DNA, resulting in replicated chromosomes. Finally, synchrony occurs, in which the pronuclei dissolve and the chromosomes of male and female are properly aligned in the spindle apparatus. Now, the cell is called a zygote, which is the very first cell of the new human being. The stage of cleavage begins. In this process, the cell continues to divide. 2 cells, then 4, then 8, and a 16-cell to 32-cell stage embryo. We speak of a neurula, since the shape resembles a mulberry. The cells are still enclosed by the zona pellucida. Thus, after each cell division, whilst the number of cells increases, the size of each cell diminishes. Finally, the blastocyst is formed. The blastocyst consists of a fluid-filled cavity, the cells of the embryoblast and the trophoblast. The embryoblast is the initial structure of the new human being, whereas the trophoblast is the origin of placenta and membranes. Let's see the individual stages in the fallopian tube. Fertilization occurs at the end of the tube. The first cell division takes place about a day after fertilization. Eventually, further cell divisions happen, forming the murula. And in the uterus, the blastocyst is created. At this stage, the mucous membranes of the uterus or womb has already been prepared for the implantation of the blastocyst. Usually, the blastocyst implants in the posterior wall of the uterus. However, implantation can also occur on the side, as we will see in a moment. The blastocyst floats in the protective and nourishing uterine mucus. For implantation in the uterus, the blastocyst must first hatch from the protective zona pellucida. Then the blastocyst burrows further and further into the uterine lining, like a parasite. Let's take a closer look at this. The endometrium has a protective epithelium and capillaries filled with blood, as well as mucus-producing glands. The trophoblast cells fuse with the endometrium, and a syncytial trophoblast is formed that will nourish the embryo. In addition, hypoblast and epiblast arise from the embryoblast. The embryo burrows further into the endometrium, rapidly increasing its cell mass and leaving a wound, which may result in a completely heartless implantation bleeding. Finally, the amniotic cavity is formed. As the process continues, the yolk sac is created, as well as a non-cellular plug that is later sealed by migrating uterine epithelial cells. The trophoblast rapidly increases in size, with the amniotic cavity and yolk sac remaining relatively small.
This gives rise to the chorionic cavity and the body stalk. Three germ layers form from the primitive streak and node. This process is called gastrulation. The germ layers ectoderm, mesoderm, and endoderm eventually differentiate into various tissues and organs. In the course of the third week of development, neurulation occurs. At that time, the foundation for the central nervous system is laid. The neural groove is formed, closing from the center to the sides. At the sides, small bumps called somites can be seen. The neural groove becomes the neural tube, which later forms, for example, spinal cord and brain. Those cells later become the neural networks, which enable us to think. In the fourth week of development, this process is almost complete. The embryo is still in the amnion, which is filled with amniotic fluid that has numerous functions. The optic plateau इस पोर्शन में ये ऑर्गेनोजेनेसिस दिखा रहे हैं कि कौन से वीक तक किस तरह से उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं. which are the basis for the inner ear, can be seen. And the heart is already pumping blood through the intra-embryonic blood vessels. The yolk sac and the body stalk continue to nourish the embryo. The chorion is the outer membrane and is connected to the body stalk. The chorionic villi are surrounded by maternal blood. This allows them to carry nutrients to the embryo and nourish it. We'll see more on this later. During the fourth week, 3 pairs of pharyngeal arches appear. In addition, the upper limb buds are visible first, followed by the lower limb buds. The embryo is now curved in a C shape. The caudal eminence is tail-like in shape. The somites, which give rise to the cells forming the skeletal muscles and components of the skin, among other things, can still be identified. The embryo continues to grow rapidly, measuring approximately 4 to 5 millimeters by the end of the fourth week. The lens placodes and olfactory pits are formed. The later arms and hands, as well as legs and feet, can be already well identified. The hands will develop from paddles to separate fingers by the 8th week.
embryo is about 23 millimeters long by the middle of the 8th week. The legs will not lose their webbed feet until a few days after the hands. Embryogenesis turns into fetal genesis in the 9th week, and in the 3rd month, that is, from the 12th week on, the fetus already has a human-like appearance. The eyelids are closed. The skin is translucent. In the following weeks, the fetus grows and the ossification of the fetal skeleton takes place so that the bones are clearly visible on ultrasound images by the 16th week. In addition, the body is completely covered with downy lanugo hairs, which help, among other things, to keep the vernix secreted by dedicated cells on the skin. The vernix protects the skin from direct contact with the amniotic fluid. From about the 18th week, the mother can feel the baby's movements. In addition, the sucking reflex has already been established. By the 28th week, the hair on the head, eyebrows, and eyelashes continue to grow. In addition, the eyes open. The fetus gains a lot of mass in the last few months, and the lanugo hairs and the vernix gradually fade away. It is also slowly getting tighter and tighter in mom's belly. At first, the fetus is supplied by the body stalk and yolk sac, but then more and more by the umbilical cord and placenta. Since the fetus possesses both the DNA of the mother and of the father, the blood of the fetus must not mix with the blood of the mother. The placenta is responsible for this. It is responsible for the exchange of substances between mother and fetus. The chorionic villi, which were previously completely distributed over the chorion, have regressed to other parts of the uterus. The remaining villi are part of the placenta. Maternal blood, rich in oxygen and nutrients, enters the intervillous space via the arteries. Veins carry away the oxygen and nutrient-poor blood. The chorionic villi extract oxygen and necessary nutrients from the mother's blood. Nutrients include carbohydrates, amino acids, fats, vitamins, and iron. Oxygen and nutrients are then transported to the fetus via the veins with the help of the umbilical cord. However, waste products also reach the villi via the arteries. This allows the fetus to release its waste products, such as carbon dioxide and urea, into the maternal blood. The mother's organism then takes over the excretion of these substances. After about 38 weeks, the fetus is fully developed. It measures 50 centimeters and weighs around 3,000 grams. The birth takes place now or in the next 2 to 4 weeks. ये दिख रही है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जिस टिश्यू से वो फीटस अटैच होता है मदर से, दैट टिश्यू इज नोन एज दी प्लेसेंटा. तो ये इसमें ओवरऑल उन्होंने सारा दिखाया था कि किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है. सारे नोट, सारे टॉपिक एक बार फिर से रीड कर लेना. स्टिल इफ यू नीड अ लेक्चर फॉर द रिवीजन, मुझे बता देना, हम पहले रिवीजन कर लेंगे फिर हम टेस्ट कर लेंगे. अदरवाइज मंडे को मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी और प्लीज कोई एब्सेंट नहीं होंगे.